Hello friends, welcome back to the third episode of Dance of Phoenix. Actually, I'm having a little cold, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट. लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग व्यू को फंसाने के लिए म्यूयान जानबूझकर नीचे गिर जाती है और इसका इल्जाम फेंग व्यू पर लगा देती है कि फेंग व्यू ने उसे धक्का दिया है. फेंग व्यू समझ जाती है कि म्यूयान ने ये सब कुछ नाटक किया है और वो सोचती है कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा. इसके बाद वो म्यूयान से कहती है कि अगर तुम्हें बहुत पेन हो रहा है तो मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा इलाज है. फेंगव्यू इलाज के बहाने म्यूयान के पैरों को कस के पकड़ लेती है जिससे कि म्यूयान को दर्द होने लगता है. इनकी वजह से म्यूयान जोर से चिल्लाती है तो फेंगव्यू उससे कहती है कि कोई बात नहीं, इलाज में थोड़ा सा दर्द तो होता ही है. म्यूयान गुस्से से वहां से चली जाती है और फेंगव्यू चिल्लाती रह जाती है कि अरे रुको, मेरे पास दूसरा इलाज भी है. इसके बाद फेंगव्यू जुनलिन से कहती है कि तुमने देखा, इस म्यूयान को एक्टिंग भी नहीं आती, इसकी एक्टिंग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो जुनलिन कहता है और तुम्हारे बारे में क्या? देखो, मैं सब जानता हूँ कि तुमने उसके साथ क्या किया और आगे से मेरे सामने ये सब मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. और अब तुम यहीं रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ. लेकिन फेंगव्यू उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी ड्रेस को पकड़ लेती है. तो जुनलिन उससे पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? तो फेंगव्यू कहती है सिर्फ इतना कि तुम मुझे अपना घाव दिखाओ, मैं उस पर मेडिसिन लगाना चाहती हूँ. उसके बाद वो जुनलिन के घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है. लेकिन जैसे ही वो जुन के हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए उसके हाथ को टच करती है तो जुन के हाथ पर एक लव इंसेक्ट उभरने लगता है और वो झटके से फेंगव्यू का हाथ हटाकर उससे दूर खड़ा हो जाता है. फेंगव्यू को बहुत अजीब लगता है. तभी वहाँ जुनलिन के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ. तो जुनलिन कहता है कि इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ और इसे मुझसे दूर रखो. तभी जुन वहाँ से चला जाता है और अपने दिल पर हाथ रख लेता है और उसे बचपन में अपने गुरु की कही एक बात याद आती है. उसके गुरु ने उसे बताया था कि तुम्हारी बॉडी में जो इंसेक्ट है इसकी कोई दवा नहीं है. जब भी तुम्हें प्यार की फीलिंग आएगी तो तुम्हारे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगेगा और इस इंसेक्ट को हटाने के लिए तुम्हें उस लड़की के आंसुओं की ज़रूरत होगी जो तुमसे बहुत प्यार करेगी और तुम्हारे लिए जान भी दे सकती होगी. फ्लैशबैक खत्म होता है और जून सोचने लगता है इसका मतलब मुझे इस लड़की के लिए फीलिंग्स है. नो वे, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये पेन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैं फ्रोजन फॉरेस्ट में हूँ. यस, हाँ, यही बात है. वहीं जून का फ्रेंड फैंग, जो फेंग व्यू को पसंद करने लगा था, वो उससे कहता है कि हमेशा ऐसे ही होता है, सभी लड़कियां जुन को ही पसंद करती हैं, जबकि जुन तो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव भी नहीं करता, फिर भी तुम उसके पीछे पीछे जाती हो. फैंग कहती है ऐसा नहीं है, तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? आई डोंट लाइक हिम. तो फैंग कहता है झूठ मत बोलो, जिस तरह से तुम उसे घूर रही थी मैंने देखा था. तो फेंग व्यू कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुमसे शादी करूंगी, उसे कभी चूज नहीं करूंगी. अभी फेंग व्यू को आसमान में हैविंग स्लेइंग सॉर्ड जाती हुई दिखाई देती है और वो ये देखकर समझ जाती है कि जुनलिन सेलेस्टियल फ्रूट के लिए निकल चुका है. और उस सॉर्ड को देखकर यूमिंग भी समझ जाता है कि कोई तो है जो सेलेस्टियल फ्रूट के लिए निकल चुका है और जो जाइंट हॉक के पास पहुंच भी चुका है. वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत ही वो लड़खड़ाकर गिर जाता है क्योंकि पहले हुई फाइट की वजह से उसके पैर में शायद घाव था. इस वजह से वो खुद वहीं रुक जाता है और अपने सभी लोगों को आगे जाने के लिए बोल देता है. लेकिन एक्चुअली घाव का ये नाटक यूमिंग ने अपने सभी लोगों को भेजने के लिए किया था क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जुनलिन उसके पास आने ही वाला है और वो जुनलिन से अकेले ही निपटना चाहता था. जुनलिन आते ही यूमिंग को कोई मौका ही नहीं देता और उसे एक गोली खिला देता है जिससे कि यूमिंग की पावर 12 घंटे के लिए खत्म हो जाती है. इसके बाद जुनलिन उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, सेलेस्टियल फ्रूट तो मेरा ही होगा. लेकिन यूमिंग जो बहुत घमंडी होता है वो जुनलिन से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन इस बार तो सेलेस्टियल फ्रूट मैं ही लेकर जाऊंगा और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा कल्टीवेटर कौन है. अब यूमिंग की ये बकवास हमारे जुनलिन को पसंद नहीं आती और वो यूमिंग को पेड़ पर उल्टा लटका देता है. दूसरी ओर यूमिंग के लोग बेचारे बेवकूफ़ों की तरह जाइंट हॉक को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाता. फेंग व्यू जुनलिन को ढूंढती हुई निकलती है कि उसे उल्टा लटका हुआ यूमिंग दिखाई देता है. पहले तो वो उसे अनदेखा करके जाने लगती है लेकिन तभी उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसके अंदर इंसानियत जागती है और वो कहती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. तो अब फेंग व्यू यूमिंग की रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगती है और जब वो उसको रस्सी से नीचे उतारती है तो फेंग व्यू उसके बहुत करीब आ जाती है कि तभी यूमिंग को होश आ जाता है और यूमिंग को फेंग व्यू में से एक अजीब सी खुशबू आती है और वो पूछता है कि तुम कौन हो. यूमिंग को होश में आया देखकर फेंग व्यू उसे वहीं पटक कर चिल्लाती हुई भाग जाती है.
इसके बाद फेंगव्यू भागती हुई एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां जुनलिन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। जुनलिन ध्यान में मग्न होता है, लेकिन उसके सारे दोस्त सो रहे होते हैं। फेंगव्यू को भी नींद आ जाती है, लेकिन क्योंकि फेंगव्यू के पास स्पिरिट एनर्जी नहीं थी, इसलिए वहां के इंसेक्ट्स फेंगव्यू को परेशान करने लगते हैं। और शायद जुनलिन फेंगव्यू की परवाह करने लगा था। वो फेंगव्यू के आगे पीछे एक कवच बना देता है, जिससे कि इंसेक्ट्स अंदर एंट्री नहीं कर पाते। अगले सीन में जुनलिन अपने सभी दोस्तों को बताता है कि सेलेस्टियल फ्रूट हमें फायर क्लाउड केव में मिलेगा और हमें जल्दी ही वहाँ के लिए निकलना होगा। तो उसका दोस्त फेंगजुन कहता है कि तब तो हमें वाकई जल्दी निकलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यूमिंग हमसे पहले वहाँ पहुँच जाए और सेलेस्टियल फ्रूट को यूज़ कर ले। इसके बाद फेंगव्यू जब यूमिंग के बारे में पूछती है, तो फेंगजुन उसे बताता है कि यूमिंग और जुनलिन दोनों एक ही लेवल की पावर रखते हैं, लेकिन यूमिंग एक गंदा इंसान है और उसे कल्टीवेटर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो सभी लोग सेलेस्टियल फ्रूट की खोज में निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन पर ईविल स्पिरिट्स हमला कर देती हैं। जुनलिन और उसके सभी दोस्त मिलकर ईविल स्पिरिट्स का सामना करते हैं और काफ़ी हद तक उनसे छुटकारा पाने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन तभी जुनलिन की नज़र फेंगव्यू पर पड़ती है, जो कि पीछे चलते जाने की वजह से गिरने ही वाली होती है कि जुनलिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है और वो फेंगव्यू को लेकर गिर जाता है और वो दोनों कुछ इस तरह से गिरते हैं कि वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के लिए ही कंडीशन ऑकवर्ड हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो फेंगव्यू जुनलिन से कहती है कि मुझे लगता है हमें आपस में बात करनी चाहिए। इसके बाद फेंगव्यू जुनलिन से पूछती है कि तुम्हें सेलेस्टियल फ्रूट की ज़रूरत क्यों है? तुम्हारी एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं समझी, ज़रूर तुम्हें ये करने के लिए राजा ने ऑर्डर दिया है। तो जुनलिन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। इसके बाद वो फेंगव्यू से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सेलेस्टियल फ्रूट में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम तो एक साधारण मनुष्य हो ना, तुम क्या करोगी उसका? तो फेंगव्यू कहती है क्यों क्यों क्यों, एक साधारण मनुष्य का इंटरेस्ट सेलेस्टियल फ्रूट में क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर म्यूयान और जुनलिन के सभी दोस्त इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तो म्यूयान अपने मन में सोचती है कि कहीं उस लड़की ने जुनलिन को इम्प्रेस कर लिया तो मैं अपनी बड़ी बहन को क्या जवाब दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही इन दोनों को ढूंढना होगा। वहीं उसकी बड़ी बहन जिवकिन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। उसे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी मदद के लिए कल्टीवेटर्स आ गए हैं। दूसरी ओर फॉग बहुत ज़्यादा होने की वजह से जुनलिन फेंगव्यू से कहता है कि हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तो फेंगव्यू कुछ देर बाद जुनलिन से कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो प्लीज़? तो जुनलिन गुस्से से इसकी तरफ घूरता है और कहता है जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तो अब फेंगव्यू मासूम सा मुंह बनाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं एक कमजोर सी लड़की हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो अब जुनलिन उसके आगे हार मान लेता है और गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है और वो गाना गाना शुरू भी कर देता है। उसके दोस्त जो उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें जब वो गाने की आवाज़ आ जाती है तो वो समझ जाते हैं कि इतना बेसुरा तो हमारा जुनलिन ही गा सकता है। वहीं दूसरी ओर जुनलिन के भयंकर गाने से परेशान होकर फेंगव्यू भी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि बंद करो अपना सड़ा सा गाना। लेकिन जुनलिन उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि एक आदमी और औरत के बीच में थोड़ी दूरी तो होनी चाहिए। भी फेंगव्यू को जुनलिन के पीछे एक और डेमोन दिखाई देता है और उसको देखकर वो घबरा जाती है और एक बार फिर से वो बेवकूफ़ों की तरह जुनलिन की ड्रेस के अंदर घुस जाती है। जुनलिन उसे समझाता है कि इसकी आंखों में मत झांकना, वरना ये तुम्हें सम्मोहित कर लेगा। तभी वो डेमोनिक बीस्ट फेंगव्यू की तरफ बढ़ता है और वो चिल्लाने लगती है। उसे बचाने के लिए जुनलिन उसके बीच में आ जाता है और जुनलिन की आंखें डेमोनिक बीस्ट की आंखों से मिल जाती हैं, जिससे जुनलिन सम्मोहित हो जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब इसके बेहोश होने के बाद फेंगव्यू बेचारी एक कोने में डर के मारे बैठी होती है कि डेमोनिक बीस्ट उस पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार जाइंट हॉक उसे बचा लेता है और जाइंट हॉक एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके गले में पड़ी हुई रिंग में एंट्री कर लेता है। बेचारी फेंगव्यू को कुछ समझ नहीं आता कि जाइंट हॉक एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसकी रिंग में क्यों समा गया। तभी जुनलिन के सारे दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर जुनलिन अपने लोगों से कहता है कि अगर तुम कुछ इविल स्पिरिट्स को भी नहीं हरा सकते तो तुम क्या करोगे? डार्क नाइट कोच की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। अब जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना है और जुनलिन को हराना है। इसके बाद सेलेस्टियल फ्रूट को भी पाना है। उधर जुनलिन के दोस्त उसे पानी पिलाते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर फेंगव्यू बैठी हुई अपनी रिंग को देख रही होती है और उसे देखते देखते ही वो बेहोश हो जाती है या उसे नींद आ जाती है और वो सपने में अपने गुरु से मिलती है। वहाँ उसे उसके गुरु एक बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही वहाँ उसे एक
पक्षी भी दिखाई देता है। वो पक्षी उसे बताता है कि 3 साल पहले तुम्हारे गुरु ने अपना आधा फीनिक्स ब्लड तुम्हें बचाने में लगा दिया था और इसीलिए उसके बाद से वो बेहोश ही रहते हैं। उस क्यूट से बर्ड को देखकर फेंग्यू कुछ समझ जाती है और उससे कहती है कि तुम ही जाइंट हॉक हो ना, जो सेलेस्टियल फ्रूट को गार्ड करता है। तो वो बर्ड उसे बताता है कि हाँ, मैं ही जाइंट हॉक हूँ और मुझे ये काम तुम्हारे गुरु ने दिया था। ये सेलेस्टियल फ्रूट को मुझे तब तक गार्ड करना था जब तक वो पक नहीं जाता और तुम उसे लेने नहीं आ जाती। तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें वो सेलेस्टियल फ्रूट क्यों चाहिए? तुम्हें वो इसलिए चाहिए ताकि तुम्हारी खोई हुई एनर्जी वापस आ सके। और इसके बाद तुम्हें अपने गुरु को भी जगाना है, क्योंकि लोगों की नज़र में वो मर चुके हैं, लेकिन वो तुम्हारी स्पिरिट रिंग में सोए हुए हैं, जिन्हें जगाने का काम तुम्हें करना है। इसके बाद फेंगव्यू का सपना टूट जाता है और वो होश में आ जाती है, या मुझे कहना चाहिए कि नींद से उठ जाती है। इसके बाद जुनलिन को बेहोश देखकर वो अपना मेडिसिन बॉक्स निकालती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए चली जाती है और उसकी ड्रेस पर कुछ सिलने लगती है। होश में आते ही जुनलिन अपने कपड़े पर बनी हुई उस डिज़ाइन को देखता है जो फेंगव्यू ने बनाई थी। फेंगव्यू उसे बताती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुडविल मैसेज है। इसके बाद वो लोग फिर से सेलेस्टियल फ्रूट की खोज में निकलते हैं। फेंगव्यू अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेलेस्टियल फ्रूट तो इस बार मेरा ही होगा। दूसरी ओर फेंगव्यू की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। वो खाना पीना सब छोड़ चुकी होती है। फेंगव्यू के दोस्त उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी खाना नहीं खाती। तभी उनसे मिलने के लिए कोई आता है और वो दरवाजे पर जाती है। और जब वो गेट खोलकर देखती है तो वहाँ 2 लोग खड़े होते हैं, जिनको देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। अब ये 2 लोग कौन हैं? इन्हें देखकर वो क्यों चौंक जाती हैं? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा।